सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले नर्मदापुरम की बात करेंगे। कॉस्मेटिक शॉप में आग लगी हुई है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। दमकल की टीम यहां पर मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। जिला अस्पताल के सामने की ये घटना बताई जा रही है। नर्मदापुरम से खबर हम आपको बता रहे हैं। कॉस्मेटिक शॉप में अचानक से भीषण आग लग गई थी। तस्वीरें आप देखिए। आग किस वजह से लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, यह अभी भी जांच का विषय है। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत शुरू हुई। तस्वीरें आप देखिए, भीषण आग, जिला अस्पताल के ठीक सामने की पूरी घटना। स्थानीय लोगों के बीच भी अफरा तफरी का माहौल। चूंकि रहवासी इलाका है तो इसलिए आग ना फैले, इस ओर प्राथमिकता दमकल की टीम की थी। समय रहते इस आग पर काबू पाया जा सका। कोई हताहत नहीं हुआ, यही राहत भरी बात। लेकिन दुकान में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो चुका है। आसपास लोग जितने भी मौजूद थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और चूंकि रात का वक्त था, दुकान में कोई मौजूद नहीं था, इसी वजह से किसी तरह के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है। घटनास्थल की तस्वीरें आप देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। यहाँ पर अफरा तफरी की स्थिति बनी। दमकल की टीम पहुंची। खासी मशक्कत के साथ इस आग पर काबू पाना पड़ा, क्योंकि तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण अवस्था में आग रही होगी। कॉस्मेटिक शॉप, अंदर भी ज्वलनशील पदार्थ, और इसी के चलते समय रहते आग पर काबू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। रहवासी क्षेत्र भी था। आसपास आप देख रहे हैं लोगों के घर बने हुए हैं। अगर वहां तक आग फैलती तो और ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन दमकल की टीम ने फौरन आग पर काबू पाया। और अब ये सूचना कि दुकान में जितना सामान रखा हुआ था वो जलकर नष्ट हो चुका है, लेकिन राहत इसी बात को लेकर किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। सही, शैलेंद्र हमें ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेंद्र, किस वजह से आग लगी, क्या स्पष्ट हो पाया है अभी? जी, बीती रात गांधी पार्क के सामने कॉस्मेटिक की दुकान में आग लग गई थी, जिसमें दुकान में रखा हुआ पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। बिजली की सर्विस लाइन फंसकर टूट गई थी और इसी से अचानक ये हादसा हुआ है। ये भी बताइएगा कि मौजूदा हालात कैसे हैं शैलेंद्र? जी, फिलहाल जो है रात में 2 दमकल बुलाकर मौके पर आग पर काबू पाया गया था, और इसके बाद जो है वहां पर स्थानीय लोग भी पहुंचे थे। बड़ी भीड़ जुट गई थी और जो सामग्री है वो पूरी जल चुकी है दुकान में। फिलहाल जो है उसकी किसी प्रकार की मदद की जाए, ऐसा स्थानीय लोगों ने कल रात को प्रयास किया है, प्रशासन से और अन्य लोगों से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां रेलवे की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बिना गार्ड के नांदेड़ एक्सप्रेस दौड़ी है। ग्वालियर से डबरा तक बिना गार्ड के नांदेड़ एक्सप्रेस दौड़ी। ग्वालियर स्टेशन से ड्राइवर बिना गार्ड के ही ट्रेन लेकर चला गया। बिना गार्ड के नांदेड़ एक्सप्रेस को लेकर डबरा में रोका गया। ग्वालियर से गार्ड को दूसरी ट्रेन से डबरा पहुंचाया गया। डबरा स्टेशन से 1 घंटे बाद नांदेड़ के लिए ये ट्रेन रवाना होती है। रेलवे ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। किस तरफ से लापरवाही हुई है ये भी पता लगाने की कोशिश, और अगर लापरवाही पाई जाती है, कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि बड़ा मामला, बिना गार्ड के ही लोको पायलट इस ट्रेन को लेकर वहां से निकल गया। उसके बाद करीब 1.5 घंटे की देरी हुई। ट्रेन को रोका गया, डबरा में ही ट्रेन को रोका गया और ग्वालियर से गार्ड को दूसरी ट्रेन से रवाना किया गया। डबरा स्टेशन से 1 घंटे बाद नांदेड़ के लिए फिर ये ट्रेन रवाना होती है। पूरा मामला रेलवे के अधिकारियों के संज्ञान में आया है। मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सही, सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझ लेते हैं। सुशील, किस तरह की लापरवाही थी, क्या कुछ हुआ है मौके पर? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर में रेलवे की एक बेहद गंभीर घटना सामने आई है, लापरवाही सामने आई है। श्री गंगानगर से नांदेड़ साहिब जाने वाली जो ट्रेन थी, नांदेड़ एक्सप्रेस, वो करीब रात 3:40 के आसपास ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंची थी। उस दौरान जो पार्सल बोगी थी
उसमें से ट्रेन का गार्ड जो सगीर अहमद है वो पार्सल उतरवा रहे थे, बाहर ही खड़े थे। उसके बाद 3:44 के आसपास अचानक ये ट्रेन रवाना हो गई, चल दी। जो गार्ड ड्राइवर हाशिम खान थे उन्होंने ट्रेन को लापरवाही पूर्वक स्टेशन से रवाना कर लिया और वो लेकर डबरा तक चले गए। 40 किलोमीटर तक बिना ट्रेन गार्ड के ये ट्रेन जो है डबरा तक पहुंच गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये नांदेड़ एक्सप्रेस ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी तो रेलवे का जो नियम है कि गार्ड जब तक सीटी नहीं बजाता, जब तक अपने डिब्बे की लाइट जो है ग्रीन सिग्नल नहीं देता, तब तक जो है ड्राइवर ट्रेन को रवाना नहीं करता, लेकर नहीं जा सकता। लेकिन बीती रात ऐसा नहीं हुआ। जबकि पार्सल उतारा जा रहा था उसी दौरान जब जो गार्ड सगीर अहमद है उन्होंने ना तो मैसेज किया ना ही ग्रीन लाइट की, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ था। यही वजह है कि इतना अधूरा काम होने के बाद, रेड सिग्नल होने के बाद जो हाशिम खान थे इस ट्रेन के ड्राइवर नांदेड़ एक्सप्रेस के, उन्होंने लापरवाही पूर्वक ट्रेन को स्टेशन से रवाना करके लेकर के डबरा तक वो पहुंच गए 40 किलोमीटर तक। हालांकि जब ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई तो उस दौरान वाकी टाकी से जो ट्रेन गार्ड है सगीर अहमद, उन्होंने काफ़ी फ़ोन भी किए, मैसेज भी किए ट्रेन ड्राइवर को, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार नहीं हुआ और ट्रेन करीब 40 किलोमीटर तक बिना गार्ड के ही डबरा पहुंच गई। जब ये बात अधिकारियों के संज्ञान में आई, गार्ड सगीर अहमद ने अधिकारियों को इस बात की सूचना दी तो गंभीर लापरवाही थी और बाद में अगली ट्रेन से गार्ड सगीर अहमद को डबरा रवाना किया गया। तब तक नांदेड़ एक्सप्रेस लगभग 1 घंटे से ज़्यादा डबरा में खड़ी रही। बेहद गंभीर घटना थी। बिना गार्ड के एक एक्सप्रेस ट्रेन 40 किलोमीटर तक जो है दौड़ती चली गई और ड्राइवर की जो गंभीर लापरवाही थी वो इस घटना से सामने आई है। अब इस घटना के सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन ने इस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन कहीं ना कहीं बेहद गंभीर घटना है। ड्राइवर की लापरवाही के चलते मुसाफिरों की जान पर खतरा भी हो सकता था, क्योंकि बिना गार्ड की ट्रेन आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना सामने आई थी। अब इसमें रेलवे प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है, तो देखना यही होगा कि अब इसमें किस तरह की जांच होती है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर ट्रेन का जो ड्राइवर है उसकी लापरवाही इसमें सामने आई है। चलिए देखने वाली बात कि रेलवे किस तरह से कार्रवाई करता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल से उसके लिए जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायसेन से अगली बड़ी खबर है। विधायक पुत्र और बीजेपी नेता में झड़प की स्थिति देखने को मिली है। वायरल मैसेज के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। कवि सम्मेलन के दौरान मंच पर दोनों नेता भिड़ गए। उदयपुरा विधानसभा से कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल के बीजेपी ज्वाइन करने का मैसेज वायरल हुआ था। विधायक पुत्र स्पष्टीकरण देने के लिए मंच पर पहुंचे। बरेली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला और उसके बाद ये झड़प की स्थिति आप देखिए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, रायसेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विधायक के बेटे और बीजेपी नेता के बीच ये झड़प हुई। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हुआ था जिसमें विधायक के बेटे के बीजेपी को छोड़ के जाने की बात लिखी गई थी। जब स्पष्टीकरण देने के लिए विधायक के बेटे मंच पर चढ़े, उसके बाद बीजेपी नेता के साथ उनकी झड़प हुई। उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विवाद बढ़ता चला गया, लोगों को पहुंचकर बीच बचाव करना पड़ा। सहयोगी वासु चौरे हमें ज्यादा जानकारी देंगे। वासु, किस तरह का मैसेज था, क्या कुछ हुआ फिर मौके पर? जी बिल्कुल, देखिए कि पूरी जो घटना है वो उदयपुरा विधानसभा की है। उदयपुरा विधायक देवेंद्र पटेल एक कार्यक्रम में पहुंचे, कवि सम्मेलन का कार्यक्रम था और संभवतः भाजपा के नेताओं की ओर से पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित कराया गया था। जब नेता मंच पर पहुंच गए तो वहां पे अटकलों का दौर शुरू हो गया कि वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने वाले हैं। और इसको लेकर जब देवेंद्र पटेल के बेटे वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरे मामले की खिलाफत की, तो वहां पे जो भाजपा के नेता मौजूद थे उनके साथ उनकी कुछ झड़प जो है वो हुई। और इसके बाद वहां पे पूरे मामले को फिर जो आयोजक है उनके द्वारा संभाला गया और एक यूट्यूबर जो था जिसने इस पूरे मामले को लेकर वीडियो वायरल किया था और ये उसने इस तरीके की खबर चलाने का काम किया था कि देवेंद्र पटेल जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और उसके बाद ही पूरा ये क्योस जो है वो हुआ था और आखिरकार उस व्यक्ति को भी वहां पर पहुंचना पड़ा और अब इस पूरे मामले को लेकर सफाई देनी पड़ी। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, दल बदल का दौर भी लगातार जारी है, तो इस तरीके की जो चुनावी अटकलें हैं, चुनावी
जो खबरें होती हैं वो बहुत तेजी से फैल जाती हैं, वायरल हो जाती हैं और इस तरीके के मामलों में जो पार्टी आलाकमान है वो भी तुरंत संज्ञान लेने का काम जो है वो करता है। इसलिए देवेंद्र पटेल की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। उसके पहले ही इस पूरे मामले को वहां पे सेटल करने का काम किया गया और मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो लगातार तेज हो रही हैं और इस तरीके की जो खबरें हैं वो तेजी से निकलकर सामने आ रही हैं। बहरहाल अब ये पूरा मामला जो है वो शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बासु। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। देश प्रदेश के मंदिरों में विशेष तैयारियां हैं। ग्वालियर का प्रसिद्ध गोपाल मंदिर पूरी सजावट के साथ जन्माष्टमी पर्व के लिए तैयार है। ग्वालियर में प्रसिद्ध गोपाल मंदिर पूरी सजावट के साथ जन्माष्टमी पर्व के लिए तैयार है। यहाँ जन्माष्टमी खास होती है। इस मौके पर राधा कृष्ण को 100 करोड़ के हीरे जवाहरात के गहने पहनाए जाते हैं और मंदिर 24 घंटे लगातार खुला रहता है। गोपाल मंदिर की स्थापना 1921 में ग्वालियर रियासत के तत्कालीन शासक माधवराव सिंधिया प्रथम ने करवाई थी। सिंधिया राजाओं ने भगवान राधा कृष्ण की पूजा के लिए चांदी के बर्तन बनवाए थे। साथ ही भगवान के श्रृंगार के लिए रत्न जड़ित सोने के आभूषण बनवाए गए। इसमें राधा कृष्ण के लिए 55 पन्नों और 7 लड़ी का हार, सोने की बांसुरी, सोने की नथ, जंजीर और चांदी के पूजा के बर्तन हैं। रियासतकालीन दौर में भगवान राधा कृष्ण हमेशा ही इन गहनों को पहने रहते थे। आजादी के बाद 1956 में जब मध्य प्रदेश राज्य बना तब भगवान के एंटीक गहनों को बैंक के लॉकर में रखवा दिया गया। 50 साल तक लॉकर में गहने सुरक्षित रहे। साल 2007 में तत्कालीन महापौर ने सरकार से बात कर साल में एक दिन जन्माष्टमी पर इन गहनों से भगवान का श्रृंगार करने की मांग की। सरकार की रजाबंदी के बाद हर साल जन्माष्टमी के दिन इन गहनों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच बैंक से निकाला जाता है। इस एंटीक गहने की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और अब उज्जैन की बात करेंगे, जहां सांदीपनी आश्रम में सुबह से ही पट खुले हैं और पट खुलते ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। श्रद्धालुओं के श्री कृष्ण के जन्मदिन पर गाना गाने की भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू का गाना गाकर भी यहां पर सेलिब्रेट किया गया कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार। यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम आकर्षक इसलिए भी होती है क्योंकि भगवान ने यहाँ पर विद्या प्राप्त की थी और यहाँ पर ही बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आकर्षक झांकियों के साथ आज मंदिर सजा है। पूरे पाठ के साथ आज मंदिरों में भक्तों का तांता आज देखने को मिलेगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन के सांदीपनी आश्रम की तस्वीरें आपने देखा। श्रद्धालुओं ने हैप्पी बर्थडे टू यू गाकर भी भगवान के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। साथ ही साथ आज चूँकि दिन भर पट खुले रहेंगे, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला यहां पर बना रहेगा। ना सिर्फ भगवान महाकाल के दर्शन के लिए जब उज्जैन लोग पहुंचते हैं तो निश्चित ही सांदीपनी आश्रम आकर भी भगवान श्री कृष्ण के इस भव्य मंदिर को भी देखना चाहते हैं। तो आज इसी तरह का नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर भी पहुँचते हैं। ये खास तस्वीरें आप देख रहे हैं, नींबू और भुट्टे के जरिए इस बार खास श्रृंगार किया गया है। और चूंकि तमाम मनोकामनाएं लिए भक्त आज यहाँ पर पहुँचेंगे, तमाम किसानों का भी यहाँ पर आगमन होता है। तो जितनी कम वर्षा के लिए कहीं ना कहीं जो प्रार्थनाएं चल रही हैं, अच्छी खासी बारिश इस क्षेत्र में हो सके जिससे आने वाले समय में किसी तरह की चिंता न मंडराए, उस मनोकामनाओं को लिए भी कई सारे लोग यहाँ पर आज पहुँच सकते हैं। बीते दिनों जो प्रार्थनाएं हुई उसका भी असर हम देख रहे हैं कि अलग अलग जिलों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है एक बार फिर से। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ये माना ही जाता है कि बारिश होती ही है आज के दिन। हालांकि आज देखना होगा किस तरह की तस्वीरें पूरे प्रदेश से सामने आती, क्योंकि अलग अलग जगहों पर कई सारे खास आयोजन हैं। कई जगह प्रसाद वितरण के लिए एक भव्य आयोजन रखा गया है, कई जगह मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी होगी। तो पूरे उत्साह के साथ कुल मिलाकर आज जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इंदौर का हम रुख कर लेते हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंदौर में किस तरह के आयोजन हिमांशु आज देखने को मिल रहे हैं? साथ ही साथ मटकी फोड़ प्रतियोगिता क्योंकि इंदौर में बहुत बड़े स्तर पर होती है, क्या उसे लेकर तैयारियां?
इंदौर में हर त्योहार भव्यता से मनाया जाता है। इस वक्त हम इंदौर के गोपाल मंदिर में मौजूद हैं। ये करीब 190 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर भगवान कृष्ण का आकर्षक श्रृंगार कराया गया है। दिखा रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पर 2 दिनों से तैयारियां चल रही हैं। भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है और उत्सवी माहौल है। यहाँ पर देर रात तक भीड़ रही और अभी भी लोगों का लगातार आना जाना चल रहा है और पूरा उत्सव का माहौल है। चारों तरफ जो है लाइटिंग लगाई गई है और भगवान कृष्ण की भव्य साज सज्जा की गई है। और इस मंदिर का जो प्राचीन इतिहास है वो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। 190 साल पुराना ये मंदिर है और होलकर स्टेट का ये मंदिर है, जिसके कृष्णाबाई होलकर ने ये मंदिर बनवाया था और 80,000 रुपए लागत से बना हुआ मंदिर ये 200 साल पुराना हो चुका है लगभग। और यहाँ पर जिस तरीके की श्रृंगार किया गया है और लोगों का इस मंदिर को लेकर आस्था और विश्वास का एक केंद्र बन गया है मंदिर ये। और यहाँ पर आप देखेंगे कि महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अब आरती की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। लगातार लोगों का आना जाना यहाँ पर जारी है और आरती अब यहाँ कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। आरती को लेकर यहाँ के पंडित तैयारियां कर रहे हैं, लोग इकट्ठा होने लग गए हैं और उत्सवी माहौल बिल्कुल चरम पर है। इसके साथ ही यहाँ पर अब जो है बड़े पैमाने पर जो है त्योहार मनाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। निश्चित ही बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें इंदौर से हम देख रहे हैं। हिमांशु आप बने रहेगा हमारे साथ। उज्जैन भी हमारे दर्शकों को लिए चलते हैं। अजय हमारे सहयोगी वहां से बने हुए हैं हमारे साथ। अजय, न सिर्फ बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आज उज्जैन पहुंचा जाता है, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोग सांदीपनि आश्रम भी दर्शन के लिए पहुंचते हैं। क्या कुछ नजारा आज वहाँ? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सांदीपनि आश्रम है। यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम ने अपनी जो है शिक्षा अर्जित की थी, यहाँ पर 64 दिन भगवान ने बिताए थे और उसी दौरान 64 कलाओं का ज्ञान लिया था उन्होंने। 64 दिन रहकर उन्होंने अपनी शिक्षा अर्जित की थी। साथ ही यहाँ पर जो है जन्माष्टमी का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव धूमधाम से बनाया गया है। रात 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है विशेष पूजन पाठ किया गया है। इसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा जो है पूजा पाठ में शामिल हुए और उनके द्वारा जो पूजा पाठ की गई और पंडित पुजारियों द्वारा विधि विधान से पूजन पाठ कराया गया। साथ ही मैं आपको गोपाल मंदिर की बात कहूँ तो गोपाल मंदिर पर भी जो है रात से ही जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की बड़ी धूम देखने को मिली। यहाँ पर पट खुलते ही नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नारों से गूंजता नजर आया। वहीं प्रातःकाल भगवान महाकाल की भस्मा आरती हुई तो उसमें महाकालेश्वर मंदिर के पंडित पुजारियों ने भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार कर भगवान महाकाल को कृष्ण के रूप में श्रृंगार कर तैयार किया गया। वहीं भक्तों को भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देकर जो है अभिभूत किया है। साथ ही आज पूरे दिन जो है श्री कृष्ण जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। पूरे दिन जो है दर्शनों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दूर दराज से श्रद्धालु जो है भगवान महाकाल के दर्शन के साथ साथ सांदीपनि आश्रम और गोपाल मंदिर और उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में भी लगातार जो है आने का सिलसिला जारी रहेगा। आज पूरे दिन जो जन्मस्थली है, जो श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है, वो बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और यह सिलसिला पूरे दिन चलेगा। वहीं इस्कॉन मंदिर में भी आज पूरे दिन जो पूजा पाठ चलेगी और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इसी को लेकर जो है आज पूरे दिन ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा और कृष्ण जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से बनाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजय जानकारी पहुंचाने के लिए। हिमांशु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इंडोनेशिया की। जकार्ता कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसियान, इंडिया और ईस्ट एशिया समिट में वो हिस्सा लेने वाले हैं। आसियान भारत सम्मेलन के बाद 18वें ईस्ट एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। यात्रा से आसियान क्षेत्र में संबंध और ज्यादा गहरे होंगे, ये बड़ा दावा इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री के किया जा रहा है। फिलहाल जकार्ता कन्वेंशन सेंटर में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। वहां पर भारतीयों ने उनका पूरे भव्यता के साथ स्वागत किया। तस्वीरें आप देखिए। उसके बाद कई सारे मुख्य आयोजन जिनमें शिरकत करने वाले हैं प्रधानमंत्री। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन।
कंबोडिया के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी हुन मानेट को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी सेनाना गुजमाओ का भी हृदय से स्वागत करता हूं। योर मैजेस्टी एक्सेलेंसी, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।